जिला मंडी का सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा था, परंतु राकेश जम्वाल पिछली बार के मुकाबले इस बार लगभग 3 गुना ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतकर दूसरी बार विधायक बने हैं। स्वयं चर्चा के लिए हमारे साथ राकेश जम्वाल मौजूद हैं। पहला सवाल, चुनावों की जिस दिन मतगणना होनी थी, एक खबरी खबर बताते हैं कि आप मुख्यमंत्री आवास गए और जयराम ठाकुर कह रहे थे कि आप तो अपना चुनाव ही हार रहे हैं। पूरा घटनाक्रम क्या था? नहीं, इस प्रकार से तो कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अनुमान पूरे प्रदेश भर में लगाया जा रहा था, क्योंकि मेरे खिलाफ जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो वर्षों तक उनके पिताजी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो लोगों को लगता था कि दो व्यक्ति आपस में लड़ेंगे तो फायदा कांग्रेस को जाएगा, इस प्रकार की कैलकुलेशन की जा रही थी। लेकिन सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता बहुत सूझबूझ रखता है और हमेशा एक अच्छा निर्णय सुंदरनगर की जनता ने दिया है। और मैंने 5 वर्ष जो जनता की सेवा की थी, क्योंकि मुझे सेवक के नाते सुंदरनगर की जनता ने चुना था, तो जिस प्रकार मैंने काम किया, जिस प्रकार से लोगों का व्यक्तिगत सार्वजनिक डेवलपमेंट को लेकर, और किसी भी व्यक्ति को 5 वर्षों में शिमला नहीं आना पड़ा। सबसे बड़ी मैं अपनी उपलब्धि ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपने पर्सनल काम के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए कोई डेपुटेशन लेकर, कोई व्यक्तिगत काम को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर कोई कर्मचारी, अधिकारी, कोई मेरा कार्यकर्ता शिमला नहीं आता था। और उसी का परिणाम हुआ कि मुकाबला त्रिकोणीय हुआ। निर्दलीय भी 14,000 के करीब वोट ले गया, उसके बावजूद भी मैं 8,000 से ज़्यादा वोटों से जीता। उसका कारण यही था कि मैंने ईमानदारी से लोगों की सेवा की, और जयराम जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से पिछले कई वर्षों की तुलना अगर इन 5 वर्ष के कार्यकाल में करें तो लोगों ने कहा कि इसमें बहुत विकास जो है सुंदरनगर का हुआ है। भाजपा की सरकार के कार्यकाल के दौरान आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बड़े करीबी माने जाते रहे हैं। एक बात ये भी आती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हॉट सीट होती है और उसके अगल बगल के जो लोग होते हैं वो उसकी चपेट में आते हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि जब लोकसभा के उपचुनाव होना था, राकेश जम्वाल का नाम चला। बोर्डों और निगमों में कहीं चेयरमैन की नियुक्ति होती थी, राकेश जम्वाल का नाम चलता था। मंत्रिमंडल विस्तार की बात आती थी, लगता था कि राकेश जम्वाल मंत्री बनेंगे, परंतु कभी बन नहीं पाए। तो आप भी ऐसा मानते हैं कि हॉट सीट के नज़दीक जो लोग होते हैं वो उसकी चपेट में आते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 25 वर्षों से कार्यकर्ता हूं और पार्टी के विभिन्न दायित्व मैंने निभाए हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, पार्टी के प्रदेश सचिव से लेकर, पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर पार्टी के प्रदेश महामंत्री तक, पार्टी ने जब जब मुझे जो दायित्व दिया उस दायित्व को मैंने निभाया है। स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री जी मंडी से हैं। पिछले 25 वर्षों से जब से मैं राजनीति में उनके साथ काम करने का हमको अवसर मिला है, आगे बढ़ने का अवसर मिला है। लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पर ऐसी कहीं भी इच्छा जाहिर नहीं की कि मुझे सरकारी गाड़ी मिले, सरकारी बंगला मिले, कोई मंत्री या कहीं पर भी मुझे कोई ऐसी नियुक्ति सरकार में मिले। मैंने अपनी प्राथमिकता पहले 5 वर्ष में अपनी विधानसभा क्षेत्र का विकास रखा, और आज उसको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरी जनता ने मुझे कहा, जो मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो निर्णय लिया, वो सरकार के माध्यम से पूरा हुआ है। और सरकार के साथ नज़दीकियों का मैंने लाभ जो है वो अपने लिए व्यक्तिगत नहीं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए लिया है। आपने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जब आप विधायक बने थे, अपना रिपोर्ट कार्ड आप मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करते थे कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये कार्य किए हैं। आपके पूर्व के विधायक आपके ऊपर आरोप लगाते थे कि ये झूठा पत्र है, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री के करीबी बनने के लिए दर्शाया जा रहा है, इसलिए ये अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। अब आप विपक्ष की भूमिका में हैं, भूमिका बदली भी है। नई रणनीति में राकेश जम्वाल क्या करेंगे? रिपोर्ट कार्ड का जहाँ तक विषय है, वो विधानसभा चुनावों के समय उसका सारा खुलासा हो जाता है, वो आपके सामने परिणाम आ गया, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक विपक्ष की भूमिका की आपने बात कही है, निश्चित तौर पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों बाद ऐसी परिस्थिति आई है कि सरकार किसी दल की और विधायक दूसरे दल का। नहीं तो 1990 से लेकर 2017 तक जिस दल की सरकार होती थी उसी दल का सुंदरनगर में विधायक होता था। थोड़ी परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार के माध्यम से भी और विधानसभा के अंदर भी इन सारे मुद्दों को उठाऊंगा। इस बार पहला बजट सत्र है, उसमें भी मैंने तैयारी की है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे काम जो अधूरे पड़े हैं, जिनकी हमने कल्पना की थी कि इनको पूरा किया जाएगा, उनको पूरा करने के लिए, और आने वाले समय में 5 वर्षों में मैं क्या नया अपने क्षेत्र के लिए कर सकता हूँ। पहली प्राथमिकता मेरी ये थी कि मैं अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपने क्षेत्र में काम करूं, तो उसमें मैं कामयाब भी हुआ। लेकिन वर्तमान सरकार ने जो पिछले 9 महीने के जो कुछ संस्थान डिनोटिफाई किए हैं, उसमें से 2 मेरी पीएससी ऐसी हैं जिनको डिनोटिफाई किया गया, लेकिन वो
वहाँ की क्षेत्र की मांग थी। 50 किलोमीटर के बीचों बीच कोई स्वास्थ्य सुविधा उस क्षेत्र में नहीं थी जहाँ मैंने वो संस्थान पीएचसी खोली है। दूसरा ऐसा क्षेत्र था जब बर्फ़ पड़ जाती थी तो वहाँ की लगभग हज़ारों की संख्या की ऐसी आबादी थी जिनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती थी। एक पौड़ा कोठी की पीएचसी थी मेरे क्षेत्र की, एक बंदली की थी। तो मैं उसमें कामयाब भी हुआ। सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल है, उसका दर्जा बढ़ाया, वहाँ पर अनेकों सुविधाएं, वहाँ पर भवन निर्माण, नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने, उनसे मैं 12 करोड़ रुपए की लागत से मातृ शिशु अस्पताल बनाकर तैयार करके जनता को समर्पित कर दिया। डायलिसिस की सुविधा वहाँ पर दे दी। फैको टेक्निक से आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं। हॉस्पिटल का दर्जा 100 से 150 बेडेड किया गया। तो ऐसी बहुत सी जो क्षेत्र की समस्याएं थी उन समस्याओं का मैंने समाधान करवाया है। और दूसरा पानी का था, पीने का पानी, वो भी मैं ऐसा मान सकता हूँ कि पूर्व की जयराम जी की सरकार के समय में जो भारत सरकार से मोदी जी से हमको जो जल जीवन मिशन में पैसा मिला है, मेरे क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि कोई क्षेत्र ऐसा बचेगा जहां पर पीने के पानी की समस्या रह जाएगी, अगर जो वर्तमान में ये सरकार जो है उन योजनाओं को ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट करेगी। मेरा सबसे बड़ी समस्या मेरे इलाका डहर की पीने के पानी की थी। वहाँ लगभग 22 करोड़ से वो पीने के पानी की योजना सतलुज से पानी उठाकर, क्योंकि वर्षों से कई विधायक आए, कई चले गए, कई मंत्री आए, कई चले गए, लेकिन वहाँ की पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं से पानी उठाकर सरका घाट ले जाया गया, लेकिन सुंदरनगर में योजना नहीं बन पाई। मैंने वो योजना लगभग तैयार होने को 31 मार्च तक शायद उसका काम पूरा हो जाएगा और उस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या जो लंबे समय से थी उस समस्या का भी समाधान हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम पर्यटन को लेकर और कुछ चीज़ों को लेकर सुंदरनगर क्षेत्र के लिए काम करेंगे। चुनावों के दौरान हम आपके विधानसभा क्षेत्र में गए थे। आपके विषय में दो बातें बड़ी प्रमुखता से उठ रही थी। एक ये कि जहाँ तक डेवलपमेंट काम है बाकी के तो सब ठीक हैं, परंतु यहाँ पर मूर्तियाँ लगाने का काम ज़्यादा हुआ है, प्रतिमाएं लगाने का काम ज़्यादा। दूसरी बात ये भी कही गई कि जब पेपर लीक हुआ था तो वो भी सबसे पहला मामला सुंदरनगर के किसी निजी विश्वविद्यालय में आया था। इन सारे प्रकरणों से राकेश जम्वाल को ज़बरदस्ती जोड़ा गया या कुछ ऐसा हुआ कि राकेश जम्वाल के करीबी व्यक्ति वहाँ थे या फिर सरकार का दबाव था? ये मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्रचार स्वाभाविक तौर पर विपक्ष करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि हल्का प्रचार है, छोटी बातें होती है। सुंदरनगर में प्रतिमा लगाने की बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई, जिन्होंने जो संविधान निर्माता हैं, तो क्या बुरा किया। वो अम्बेडकर नगर, जहाँ जब आप उस बस्ती में एंटर करते थे तो वहाँ पर गंदगी दिखती थी। आज अगर आप जाएंगे वहाँ पर सुंदर भव्य पार्क, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी है और सुंदर एंट्री वहाँ पर हो गई, सुंदर वो हमारे कस्बा हो गया। तो क्या बुरा किया। हमने महाराणा प्रताप चौक वहाँ पर बनाया। महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा, पंडित रामस्वरूप जी स्वर्गीय सांसद हमारे, उन्होंने वो कल्पना की थी कि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। वो लगभग 30 लाख रुपए की लागत से वो प्रतिमा खरीद कर मंडी में धूल फांक रही थी, जिसको मैंने अपने सिनेमा चौक जहाँ पर नाम था वहाँ पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगा दी। तो ये महान पुरुषों की प्रतिमाएं लगाने के लिए भी अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे लगता है कि वो उनकी सोच हो सकती है। और जहाँ तक पेपर लीक या ऐसे अन्य मुद्दे, कोई चिट्टा पकड़ा गया, कोई कहते हैं शराब कांड हो गया, तो आज वर्तमान सरकार के 3 महीने के कार्यकाल में भी आप देख सकते हैं। पिछले कल ही ध्यान में आया कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता चिट्टे के साथ पकड़ा गया, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो, मंत्रियों के साथ फोटो। तो क्या माने हम कि सरकार चिट्टे को बढ़ावा दे रही है। इस प्रकार का दुष्प्रचार और मैं कहूँगा कि हल्की बातें करना जो राजनीति में ठीक नहीं है। हमने ऐसा कभी नहीं किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी शराब कांड भी हुआ, आपको ध्यान होगा कि उसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन मैंने कहीं पर भी कोताही नहीं बरती। पुलिस प्रशासन को हमेशा यही कहा है कि मेरे क्षेत्र में कहीं पर भी किसी प्रकार का नशा का कारोबारी कोई भी पकड़ा जाता है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और विशेष तौर पर चिट्टे को लेकर तो हम ये कहना चाहेंगे उस व्यक्ति को जो ऐसा कारोबार कर रहा है उनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया है। उसी का परिणाम है कि आज मैं फिर से लोगों के आशीर्वाद से दूसरी बार जीत कर आया हूँ। बस स्टैंड बनने में कहाँ देरी रह गई? अभी आप देखेंगे कि जहाँ 1 करोड़ 1.5 करोड़ की लागत से नया बस स्टैंड बनता है, वहीं मेरा बस स्टैंड सुंदरनगर का वो 2 करोड़ की लागत से उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। अभी आप जाएंगे 15-20 दिनों बाद तो देखेंगे कि बस स्टैंड जो है बहुत सुंदर हो गया। और बस स्टैंड के अंदर से गाड़ियाँ, जो अम्बेडकर नगर का मैंने जिक्र किया, वहाँ के लिए गाड़ियाँ बस स्टैंड के अंदर से ही रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था। उसके लिए भी हमने एक उस खड्ड के ऊपर पुल डालकर अब बस स्टैंड के अंदर कोई प्राइवेट गाड़ियाँ या उस कस्बे की गाड़ियाँ नहीं जाएगी, बाहर से उनको भी रास्ता बना दिया गया। बस स्टैंड भी सुंदर जो है आने वाले 1 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा। आपकी गिनती भाजपा के युवा विधायकों में की जाती है। कुछ युवा विधायक कहते हैं कि हमने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को देखकर राजनीति सीखी, कुछ कहते हैं हमने शांता कुमार को देखकर राजनीति सीखी, कुछ कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम ज़्यादा मानते थे। आपका राजनीतिक गुरु
और राजनीतिक प्रेरणा कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। मैं विचार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा और युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी में मैंने विभिन्न दायित्व निभाए हैं और एक विचार को लेकर मैं चला हूँ और उस विचारधारा के कारण ही आज यहाँ पर हूँ और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगातार काम करता रहूँगा। हाल ही में बजट सत्र होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं। विपक्ष के आप विधायक हैं, तेवर आक्रामक होंगे या फिर सामंजस्य बिठाने वाले? हिमाचल के इतिहास में मुझे लगता है कि ये पहली सरकार है जिसने 2.5 महीने के कार्यकाल में अपनी लोकप्रियता जो है उसका ग्राफ जो है नीचे आ गया। ऐसे अनेकों मुद्दे जो हैं वो जनता को दे दिए, विपक्ष को दे दिए, जनता सड़कों पर उतर आई। आपने किसी एक सरकार के एक फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से लेकर नवंबर माह तक जितने कार्यालय, जितने संस्थान खुले थे सबको बंद करने का काम सरकार ने कर दिया। और बहाना क्या किया जा रहा है कि हम पुरानी सरकार ने जो है वो बिना बजट के वो संस्थान खोल दिए और कर्जे की बात की जा रही है। लेकिन मैं कांग्रेस के उन मित्रों को भी कहना चाहूँगा और मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें कितना कर्ज इस प्रदेश पर था। 1993 में जब शांता कुमार जी छोड़ के गए थे तो प्रदेश के ऊपर कोई कर नहीं था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, फिर कर्ज बढ़ा। उसके बाद हमारी आई तो कर्ज थोड़ा और बढ़ा। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर और ज़्यादा कर्ज बढ़ गया। तो ये लगातार सिलसिला जो है पिछले 30 वर्षों से इसी हिमाचल प्रदेश में चला है। लेकिन संस्थान बंद करना, जैसा हमारा चयन बोर्ड हमीरपुर, वहाँ पर धांधलियाँ पाई गई, उस चयन बोर्ड को ही बंद कर दिया गया। अब मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा कि अभी एक स्कूटी के नंबर को लेकर 999 को लेकर 9,999 9999 उस नंबर को लेकर एक पोर्टल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट विभाग ने बोली दी। 1 करोड़ से ज़्यादा की वो बोली दे दी गई और उसमें वो अनियमितता पाई गई, फ्रॉड पाया गया। तो हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे। ये उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने वहाँ पर गलत किया है। ये ठीक है कि वहाँ पर कहीं पर धांधली हुई है, जिस व्यक्ति ने गड़बड़ किया है, जिस व्यक्ति ने पेपर लीक किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन संस्थान को बंद करना, मुझे लगता है कि ये सरकार की किस प्रकार की मानसिकता है वो पूरा प्रदेश आज देख रहा है। 9 महीने के किसी सरकार के एक फाइनेंशियल ईयर के सारे संस्थानों को रद्द करना जो है, डी नोटिफाई करना जो है, ये हिमाचल के इतिहास में एक काला अध्याय है। तो इसलिए विपक्ष पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। हम विधानसभा के अंदर भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, जनता की जो भी हमारी समस्याएं हैं और जो जो संस्थान हमारे बंद हुए, उन सब बातों को लेकर हम सरकार से जवाब चाहेंगे। हमने उसके लिए प्रश्न भी किए हैं, हम उसके लिए डिस्कशन के लिए भी नोटिस दे रहे हैं। संवाद भारत के विशेष संवाद में हमारे साथ सुंदरनगर के दूसरी बार के विधायक राकेश जम्वाल थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।